है खबरों का। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से जारी तनाव को देखते हुए अब भारत ने भी उसको अलग अलग मोर्चों पर जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसके तहत जो खाका खींचा गया है उसमें ही जापान में हुई क्वाड की बैठक शामिल थी। इसके बाद नवंबर 2020 में होने वाला मालाबार अभ्यास भी इसकी ही एक कड़ी है। इसमें भारत, जापान, अमेरिका के अलावा इस बार ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन को सबक सिखाने के मकसद से ही भारत ने ताइवान से भी नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है, इसलिए ये उसकी दुखती रग भी है। यही वजह है कि वो चाहता है कि ताइवान के साथ कोई भी देश किसी भी तरह के निजी संबंधों को कायम करने से दूर रहे। यही वजह है कि वो ताइवान को लेकर कई बार कई देशों को सीधे तौर पर चेतावनी भी देता रहा है। माना जा रहा है कि भारत ऐसा करके कहीं ना कहीं चीन को साधने की कोशिश कर रहा है। ताइवान के जरिए भारत चीन को काउंटर बैलेंस करना चाहता है, लेकिन इसकी कितनी संभावनाएं हैं, ये सवाल इसलिए खास है क्योंकि जानकार मानते हैं कि वन चाइना पॉलिसी को छेड़े बिना ये काफी हद तक ऐसा किया जा सकता है। तो सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि भारत जो रणनीति इस समय बना रहा है, क्या वो रणनीति कामयाब हो पाएगी? क्या ताइवान के जरिए चीन को साधा जा सकता है? तमाम जो जानकार हैं इस मामले में अलग अलग राय देते हैं। और इस मसले पर तमाम चर्चा के लिए इस समय अनिल गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मामलों की खासी जानकारी अनिल गौड़ जी रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। अनिल जी, जिस तरह से इस समय भारत ताइवान से नजदीकी बढ़ा रहा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये माना जाए कि भारत की ये खास रणनीति है कि ताइवान के जरिए अब चीन को साध लिया जाएगा? ताइवान जो है चीन जो है हिंदुस्तान का, जो हमारा लद्दाख जम्मू कश्मीर का इलाका जो है, वो कहता है लद्दाख को तो मैं मानता नहीं, मैं 1959 का अरेंजमेंट जो है लद्दाख का यूनियन टेरिटरी जो है मैं उसको नहीं मानता, अरुणाचल प्रदेश को नहीं मानता जो हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा है। वन जम्मू कश्मीर का पॉलिसी जो हमारी है कि जो पाकिस्तान ने हमारा जो जम्मू कश्मीर का इलाका कब्जे में रखा हुआ है और जिसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन भी है कि पाकिस्तान को ये वोकेट कर देना चाहिए, वो नहीं मानता, तो हिंदुस्तान इनकी वन चाइना पॉलिसी क्यों माने? हमने इतने सालों से हमेशा चाइना ने कहा वन चाइना पॉलिसी हमने माना, तो चाइना ने उसके बदले में दिया क्या हिंदुस्तान को? आप देखिए, हिंदुस्तान को चाइना ने धोखा ही धोखा दिया है। सीधा आप ले लीजिए 1959 से 62, पहले 62 के बाद में आगे जो बीच में हर बारी डोकलाम आया, उसके बाद डोकलाम के बाद अब जो लद्दाख का आया, हर बारी जो है चीन ने धोखा दिया। तो हिंदुस्तान को अब चीन को काउंटर करने के लिए यही तरीका है कि एक ताइवान के साथ वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए और उसके साथ नजदीकियां बनाए, उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप बने और उधर उसको जो हमारा जो ट्रेड है वो ज्यादा बढ़े ताइवान के साथ। दूसरा, तिब्बत जो है, तिब्बत का जो इलीगल एनेक्टेशन है तो चाइना ने किया हुआ, उसको है ये मुद्दा जो है उठाए वहां पे यूनाइटेड नेशंस में और बाकी जो देश हैं उनके साथ। और तीसरा, जिंजियांग प्रोविंस में जिस हिसाब से उइगर मुस्लिम्स को इन्होंने प्रताड़ित किया हुआ है और उनके 4000 से ज्यादा जो है मस्जिद तोड़ दिए, उधर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, अपना धर्म वहाँ उसको मानने की इजाजत नहीं, उसको पूजने की इजाजत नहीं, अपना जो नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और साथ में 10 लाख जो है उइगर मुस्लिम्स को कंसंट्रेशन कैंप में डाल के उनको वो कहते हैं हम री एजुकेट कर रहे हैं। री एजुकेशन का मतलब ये है कि एक तो उनसे फोर्स लेबर ले रहे हैं और दूसरा उनके ऊपर जो है एक तरीके से जो उनका जो धर्म है उसको ना फॉलो करने के लिए उनको री एजुकेट कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें जो है ये चाइना के ऊपर दबाव बनाए। बाकी जो है मिलिटरीली जो है चाइना जिस हिसाब से अंदर आया हुआ है, लद्दाख के हिस्से से वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसने बड़ा क्लियर कर दिया है कि वो 1959 में जो चिट्ठी माओ से संग ने नेहरू जी को लिखी थी वो ही मानता है रेखा। अब वो रेखा ग्राउंड के ऊपर कहाँ है, वो उस चिट्ठी में लिखा था कि भाई ये है, वो एक ब्रॉड रेखा है। और जितने से एग्रीमेंट किए उसके बाद में जितना वो कहा कि नहीं कि हम म्यूचुअली ट्रस्ट के साथ में रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर हम एक दूसरे का जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ, तो ये एक तरीके से गुड नेबर्स की तरह रहेंगे, वो सारा का सारा उसने जो डस्टबिन के अंदर डाल दिया। तो भारत क्यों माने इसकी वन चाइना पॉलिसी?
भारत को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और भारत आप देखिए, लेकिन अनिल जी, जैसे कई जानकार इस मसले पर यह भी कहते हैं कि इस तरह की जो ये रणनीति है वो खास सफल हो नहीं पाएगी, क्योंकि भारत ने अभी भी चाइना पर अपनी निर्भरता को कम नहीं किया है, ऐसा जानकारों का कहना है। और जब तक निर्भरता कम नहीं की जाएगी, इस तरह की कोई भी रणनीति को सफल नहीं कर पाएगा भारत। देखिए, ऐसा है, चीन के ऊपर निर्भरता जो आप कह रहे हैं वो हमें कम करनी ही पड़ेगी। अब वो कहते हैं ना, दवाई जो है, दवाई अगर कड़वी है तो उसको पीना पड़ेगा, ये तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आप वो देखते रहेंगे कि दवाई कड़वी है और मैं दवाई ना पीऊं तो उसका ज्यादा नुकसान है आपके ऊपर। तो वही हाल हिंदुस्तान का है कि अगर हम ये ना करेंगे तो चीन जो है, आप देखिए लद्दाख तो पूरा का पूरा खाने को आ गया है, आपका दौलताबाद ओल्डी तक पहुंच गया है वहां पे। और साथ में अभी आपने 8 राउंड 9 राउंड 10 राउंड टॉप्स पे हो रहे हैं, कुछ उसमें नहीं निकलने वाला, चीन वहां से वापस नहीं जाने वाला। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर उसका क्लेम है, कल को वहां पे वो करेगा। इसी हिसाब से जो हमारा सेंट्रल रीजन है, जो आप देखिए नेपाल के बॉर्डर के उधर हमारा जो उत्तराखंड के अंदर, वहां पे भी वो बार बार घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो चीजें हैं तब तक चलती रहेंगी जब तक आप चीन को इस तरीके से मुकाबला नहीं करेंगे। कड़वा घूट पीना पड़ेगा, ठीक है, हमारी लॉस होगा, हमारे बिजनेस में लॉस होगा, हमारा हो सकता है जीडीपी में भी गिरावट है, कोई बात नहीं, पर एक बार ये कड़वा घूट पी के आप जो है उस बीमारी का निजात निकाल लेंगे, आप उस बीमारी से ठीक हो जाएंगे जो हम 70 साल से उससे बीमार। बिल्कुल। और ये अब जानकारी मिल रही है कि ताइवान के साथ भारत ट्रेड डील की बातचीत शुरू करने वाला है सर, तो ये ट्रेड डील की बातचीत में क्या कुछ हम मान सकते हैं कि किस तरह से ये बातचीत शुरू होगी और इसका आने वाले समय में क्या फायदा मिलेगा? आईटी सेक्टर को लेकर शायद ज्यादा बातचीत होने की यहाँ संभावना नजर आ रही है। देखिए, ताइवान जो है वो ऑलरेडी आईटी सेक्टर में काफी तरक्की कर चुका है। उसके अंदर अब जिस हिसाब से हमारे इधर हिंदुस्तान में चाइनीज फोन आते हैं, वही ताइवानीज भी उसी हिसाब से बनाते हैं। उनके लैपटॉप्स वगैरह है, उनके बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, वो भी उसी हिसाब से बनाते हैं। और अगर हम और हिंदुस्तान और ताइवान आपस में ये समझौता कर लें उसका कि भाई हमने जो है एक फ्री एंड फेयर ट्रेड एग्रीमेंट और साथ में एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर ले हिंदुस्तान के साथ में, तो उसमें ताइवान का भी बेनिफिट है, हिंदुस्तान का भी है, और साथ में हिंदुस्तान को चीन से निजात मिल जाएगा। ये जितने आप देखिए, जितने ये हमारे हिंदुस्तान में ये फोन घूम रहे हैं जो चाइनीज मेक है, ये सारे के सारे जो हैं वो उसी हिसाब से कम हो जाएंगे जिस हिसाब से हमने जो इनके सोशल मीडिया के ऐप्स जो बंद कर दिए, हवाई को बंद कर दिया, जो उनकी कंपनी है जो यूटीई है उसको बंद कर दिया, साथ में उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी बंद कर दी, इसी हिसाब से बाकी ये जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उनकी बंद हो जाएंगी। तो वो हिंदुस्तान के लिए फायदा है और चीन के लिए नुकसान है, क्योंकि एज इट इज हमारा जो ट्रेड बैलेंस है चीन के साथ वो अनफेवरेबल है कि हमारी इंपोर्ट्स वहां से ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट वहां पे कम है हमारी। तो ये हिंदुस्तान को फायदा ही होगा कि अगर हम वहां से इंपोर्ट करने बंद कर दें। बिल्कुल, इसके लिए खास रणनीति के तहत काम करने की हमारे देश को काफी ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा का आप हिस्सा बने। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार भी केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ विधेयक लाएगी और इसके लिए जल्द ही राज्य विधानसभा का कोई विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद की मंगलवार शाम को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा किसानों से संबंधित विषयों पर बनाए गए 3 नए कानूनों से राज्य के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद जारी सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद ने राज्य के किसानों के हित में यह निर्णय किया कि किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए शीघ्र ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। गहलोत ने ट्वीट किया, आज पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के विरुद्ध विधेयक पारित किए हैं और राजस्थान भी शीघ्र ही ऐसा करेगा। बयान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद ने फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अनिवार्यता पर जोर दिया है। तो पंजाब की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार भी केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक विधेयक लाने वाली है। ये जानकारी खुद राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से दी है। हम आपको ये बता दें कि कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी राजस्थान में और इसी बैठक में ये अहम निर्णय लिया गया कि पंजाब की तर्ज पर ही
यहां पर भी विधेयक लाया जाएगा और जल्द ही इसके लिए एक विशेष विधानसभा का सत्र भी बुलाया जाएगा। हालांकि सत्र कब बुलाया जाएगा इसको लेकर अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई है और न अभी कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है कि कब सत्र आहूत किया जा रहा है और किस तरह से क्या कोई चर्चा रहेगी। लेकिन ये साफ कर दिया है सीएम अशोक गहलोत ने कि विधेयक जरूर लाया जाएगा और कृषि कानूनों को जो कि केंद्र के द्वारा लाए गए हैं इन्हें निरस्त किए जाने की पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। तमाम कानूनी सलाह यहां पर भी ली जा रही है। पंजाब की तर्ज पर ये तमाम प्रक्रिया होगी। हालांकि हम आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने जो विधेयक पारित किया है वो अभी कानून नहीं बना है। उसके लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति की मुहर लगना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि अब तक नहीं लग पाई है। ऐसे में राजस्थान सरकार भी पंजाब सरकार की तर्ज पर काम करने जा रही है, तो सवाल यही उठेगा कि कितना ये कारगर साबित होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बड़ा फैसला सीएम गहलोत ने लिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार यानी कि राजस्थान की सरकार भी केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ एक विधेयक लाने वाली है। बिल्कुल पल्लवी, ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार से पंजाब गवर्नमेंट ने केंद्र की सरकार के जो विधेयक कानून लागू किए कृषि कानून को लेकर, उसमें ऐसे में राजस्थान सरकार भी इस पर कवायद करी है। और कल जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है उसमें साफ कर दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि केंद्र सरकार की जो कानून है कृषि कानून है उनको नहीं लागू होने दिया जाएगा, उसके खिलाफ विधेयक लाया गया। जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने विधेयक लाया है उसी प्रकार से राजस्थान सरकार भी विधेयक लाने को उतारू है और जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, जो नवंबर वहां के प्रथम सत्र में बुलाया जाएगा, उसमें ये विधेयक पारित किया जाएगा। पल्लवी, बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब की तर्ज पर अभी राजस्थान सरकार भी कदम उठाने जा रही है, सवाल तो यही उठेगा कि कितना कारगर साबित होने वाला है। देखिए, वहां पर भी विधेयक जरूर पारित हुआ है पंजाब में, लेकिन वो अभी कानून नहीं बन पाया है। उसके लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति की मुहर लगना काफी जरूरी है। अब ऐसे में अगर पंजाब की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी यही कदम उठाएगी तो सवाल यही उठ रहा है कि इसका फायदा क्या मिलने वाला है, ये कितना कारगर साबित होगा। देखिए पल्लवी, जिस प्रकार से मंत्रिपरिषद में चर्चा हुई कि जो तीन कानून लागू किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कृषि कानून को लेकर, उनमें सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण कानून है वो है एमएसपी, समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद है उसकी बाध्यता को निर्धारित करना। और वहीं पे अगर ये कानून लागू हो जाते हैं, उन्होंने साफ साफ चर्चा में ये कहा है कि यदि ये कानून लागू होते हैं तो जो कालाबाजारी है और अनिश्चित भंडारण की व्यवस्था है वो आशंका उसकी बढ़ जाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री बिल्कुल वो जो साफ कर दिया है उन्होंने कि जिस प्रकार से लगातार जो उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ये कानून लागू होते हैं तो कालाबाजारी ज्यादा बढ़ जाएगी और जो अगर लफड़े होते हैं, कोई भी पंगा होता है या फिर कोई भी मुकदमे दर्ज होते हैं तो उनके खिलाफ दीवानी दावे, उनके जो मुकदमे होते हैं उनकी पैरवी के लिए या उनकी मध्यस्थता के लिए या उनके फैसलों के लिए दीवानी अदालतों का तुरंत अधिग्रहण करना चाहिए। पल्लवी, बिल्कुल, और ये देखने में आया है कि पंजाब में तो जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। किसान अभी भी इस सड़क पर बैठे हुए हैं और तमाम तरह के हमने देखे भी थे कि प्रदर्शन हिंसक भी हो गए प्रदर्शन, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था। तो राजस्थान सरकार को क्या जरूरत आन पड़ी है कि केंद्र के कृषि कानूनों को हम निरस्त करेंगे, क्योंकि राजस्थान के ऐसे कोई भी किसानों का हमने प्रदर्शन नहीं देखा है अभी तक। देखिए पल्लवी, ये कहना तो उचित नहीं होगा कि अभी तक प्रदर्शन नहीं हुआ। हालांकि प्रदर्शन उस कदर नहीं हुए जिस प्रकार पंजाब में हुए, लेकिन राजस्थान में हुए प्रदर्शन, लेकिन उग्र नहीं हुए। और उन्होंने अल्टीमेटम दिया जिस प्रकार से जो कृषि विधेयक है, उनको जो कृषि कानून है, तो किसान महापंचायत की बैठक हुई थी, उन्होंने साफ कर दिया था कि यदि ये केंद्र सरकार की जो कानून है, 3 कानून लागू किए गए हैं, अगर वो लागू करती है राजस्थान सरकार तो आंदोलन की जरूरत हो जाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता बरतते हुए और साफ कर दिया था कि कल जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पर, उन्होंने साफ कर दिया कि जिस प्रकार से अल्टीमेटम दे दिया गया है, गुर्जर महाआंदोलन की तैयारी हो चुकी है राजस्थान में, वहीं पे अगर किसान महापंचायत में भी फैसला ले लिया है आंदोलन का, तो कहीं ना कहीं विधेयक लाना जरूरी है और उनको जो कृषि कानून है उनके विरोध में विधेयक लाना बिल्कुल बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो पंजाब सरकार की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार भी केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ एक विधेयक लाएगी और इस विधेयक को पारित करवाया जाएगा। देखने वाली बात यह रहेगी कि किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया रहती है और कब जाकर राजस्थान की सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। Come break.
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जम्मू में बीजेपी के प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे योगी ने कहा कि देश का नौजवान जान रहा है कि देश पीएम मोदी के हाथ ही में सुरक्षित है। राहुल गांधी और ओवैसी तो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। योगी ने कहा कि जो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं वो देश का हित कैसे करेंगे? जो देश के हित की नहीं सोचते उन्हें राजनीति करने का अधिकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटा तो राहुल और ओवैसी को तकलीफ है। भारत को अगर कोई भी टेढ़ी नजर से देखेगा तो हमारे जवान जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी भयभीत हैं। यूपी के सीएम ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। कांग्रेस और आरजेडी ने देश के बारे में नहीं सोचा। अगर सोचते तो योजना उन्हीं के समय में मिल गई होती, लेकिन इन लोगों ने विकास नहीं किया, केवल घोटाला पर घोटाला हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिना भेदभाव के मकान दिया। पिछले वर्ष 3 करोड़ लोगों को मकान मिला। 50 लाख लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ विकास किया है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि भारत सरकार ने कोरोना से लड़ाई में देश के लिए, लोगों के लिए काम किया है। गरीबों और मजदूरों के लिए भी काम किया। कोई भी बिहार का व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश से गुजरा होगा, उसने एहसास किया होगा कि शासन की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर वो हम लोगों ने करके दिखाया था। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, मैं कल भी बिहार में था और बिहार में मैं कल एक नेता का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे हम लोग इतने लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। आश्चर्य होता है मुझे। पूछना चाहिए, एक प्रश्न पूछिए कि 15 वर्षों में कितने लोगों को नौकरी दी थी। आज जो ये राशन मोदी जी के कारण और नीतीश कुमार जी के नाते आपको प्राप्त हो रहा है, गरीबों को प्राप्त हो रहा है। आखिर ये राशन लालू जी के शासनकाल में गरीब को क्यों नहीं मिल पाता था?
वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भागलपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने किए वादों को पूरा किया है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया और अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा किया गया और वहां भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। जाति मजहब को लेकर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया और 3 तलाक कानून को भी चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश में रहने वाले अत्याचार पीड़ितों को भी भारत की नागरिकता देने का कानून बनाया गया। 2022 तक हर एक परिवार को पक्का मकान दिए जाने के वादे पर लगातार काम हो रहा है। राजनाथ सिंह इस मौके पर भूतपूर्व पीएम राजीव गांधी की उस बात को भी कोट करते नजर आए जिसमें यह कहा गया था कि 100 रुपए में से 16 रुपए जमीन पर जाता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सीधे किसान सम्मान का पैसा 6,000 रुपए प्रत्येक किसान के खातों में पहुंचे हैं। पहली बार नहीं किया था जब भारतीय जनसंघ था और उस समय से जब राजनीति का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया था, उस समय भी हम कहते थे जिस दिन भारत की संसद में हमें स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा उस दिन हम अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाकर रहेंगे बहनों भाइयों, और भव्य राम के मंदिर का निर्माण का यह हम ही वादा पूरा होगा। आगामी 2-3 वर्षों के अंदर वह भव्य राम मंदिर भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे रहने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन करने को मिलेगा। इस वादे को भी हम लोगों ने पूरा किया। हम लोगों ने कहा कि धर्म, जाति, मजहब इस आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो बिहार में चुनावों की सरगर्मियां चरम पर है और आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक बीजेपी के स्टार प्रचारक बिहार में पहुंच रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, लेकिन इन जनसभाओं और रैलियों में खास बात यही नजर आ रही है कि बिहार का जो चुनाव है वो भी केंद्र के कामों के आधार पर लड़ा जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने जो कुछ भी काम किए हैं, जो कुछ भी उनकी झोली में है, उसे ही बिहार विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। और मसले पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरविंद जयतिलक जी, जिस तरह से बिहार चुनाव का चरम इस समय हम देख पा रहे हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाओं का दौर जारी है वहां पर। बीजेपी की अगर हम बात करें तो चाहे कितने भी स्टार प्रचारक वहां पहुंच रहे हो, वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का काम बता रहे हैं या केंद्र की मोदी सरकार का काम बता रहे हैं। ये विधानसभा का चुनाव कम लोकसभा का ज्यादा लग रहा है। अभी भी बिहार के चुनाव में मोदी को ही आगे क्यों रखा जा रहा है? क्या खुद नीतीश के पास कुछ बताने के लिए नहीं बचा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, कहा जाता है राजनीति में कि जिसका सिक्का चलता है सूरज के नाम पर जो है ढलता है। तो आज भी आप देख रहे हैं कि चाहे वो यूपी की गवर्नमेंट हो, बिहार की जो सरकार है या तो देश के अन्य राज्यों में जहां चुनाव है वहां पर जो है कहीं ना कहीं जो है मोदी नाम का भजन कीर्तन हो रहा है और उनके कामों को गिना करके राज्य स्तरीय चुनाव को जीतने की कोशिशें हो रही है। स्वाभाविक रूप से उचित तो यह होता है कि जो राज्य स्तरीय जो मुद्दे हैं या क्योंकि विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो जो क्षेत्र स्तर के मुद्दे हैं, ब्लॉक स्तर के मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी, जो बुनियादी जरूरतें हैं उस पर चुनाव हो। लेकिन चूंकि जो राजनीति में कहा जाता है कि जो सूट करता है उसी को जो है उछाला जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं या राज्य सरकार के जो मंत्री हैं जहाँ पे पार्टी सत्ता में है या सहयोगी दलों के साथ है, वे उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जिस पर उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया। यही वजह है कि बिहार के चुनाव में आप देख रहे हैं कि चाहे मसला आतंकवाद का हो, चाहे सीएए का हो, चाहे अन्य जो चीन से विवाद संबंधी मसला हो, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, उसी को उछाला जा रहा है। लेकिन जो बिहार के मूल मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, या चाहे बाढ़ का हो, सूखे का हो, उस पर बात विमर्श कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, और इसका असर क्या नजर आएगा? क्या लग रहा है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ये बिहार का विधानसभा चुनाव जीत लेंगे? क्योंकि तमाम जो ग्रामीण हैं उनकी हम बातें सुनते हैं या ग्राउंड जीरो पर जाकर जब बात करते हैं तो वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि हर चुनाव में ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार हम वोट नहीं देंगे, इस बार हमें हमारे लिए काम चाहिए। बाढ़ की वजह से कितनी यहाँ पर पहले से ही नुकसान हुआ है, उसके अलावा कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरियां चली गई, तो लोग भी अब विकास चाहते हैं। ये राष्ट्रवाद या धर्म के मुद्दे पर आखिर हमारी पार्टियां कब तक ऐसे चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल आप सही करें। देखिए, लेकिन राजनीति का जो मिजाज होता है बड़ा विचित्र होता है।
यह सच्चाई भी है कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या देश के अन्य राज्य हो, अभी भी जो है वो जाति और धर्म के खूंटे से बने हुए हैं। हर राजनीतिक दल के अपने जो है जो मानदंड हैं, जो उनके मूल्य हैं, वे अपने उसमें जनता को कितने बांट पाते हैं और या उनके वृक्ष कितना अपना जो जीत सुनिश्चित कर पाते हैं, या बहुत कुछ जो है काफी कुछ निर्भर करता है कि क्षेत्र में उम्मीदवार कैसा है और पार्टी की वहां पर जो है रणनीति कैसी है। यही वजह है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे जो है गौण हो जाते हैं और जो केंद्रीय मुद्दे होते हैं, विशेष रूप से जो राष्ट्र के मुद्दे होते हैं, वो प्रभावी होते दिखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होता है कि क्षेत्रीय मुद्दे पूरी तरह से जो है नेपथ्य में चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब 1971 में उत्तर प्रदेश के एक चीफ मिनिस्टर थे त्रिभुवन नारायण सिंह, और गोरखपुर में उपचुनाव हुआ, उनको एक पत्रकार रामकृष्ण द्विवेदी ने जो है बुरी तरह से हरा दिया, यानी एक मुख्यमंत्री को हरा दिया। तो ऐसा नहीं है कि जो है राजनीति में जो है बड़े बड़े जो सुरमा होते हैं या जो बड़ी सत्ताधारी पार्टी होती है, उन्हें हार का मुख नहीं देखना पड़ता है। अगर जो है जनता जो है बुनियादी मुद्दों पर राजनीतिक दलों की या सत्ताधारी दलों की घेराबंदी करे तो उनको जो है चुनावी दिशा पर जो हार का मुंह देखना पड़ता है। तो मुझे तो लगता है कि बिहार में कई ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर की जनता जो है पूरी तरह से मुखर है, लामबंद है, और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं सड़क, बिजली, पानी का, और जो आपने कहा कि विकास का, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है विमर्श को आगे बढ़ा रहे हैं, और हो सकता है कि इसका प्रभावी असर देखने को भी मिले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक रैलियों का दौर, जनसभाओं का दौर जारी है और लगातार बीजेपी की तरफ से अभी भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, या फिर यूं कहें कि राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस स्मृति दिवस 2020 के मौके पर लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्तव्य निभाने के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कोरोना काल में पुलिसकर्मियों के योगदान का उल्लेख करते हुए उनकी तारीफ की और कहा कि उनकी सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की सख्ती के परिणाम स्वरूप विभिन्न जनपदों में दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 20 मार्च 2017 से 5 अक्टूबर 2020 तक कुल 125 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए। वहीं 2607 घायल हुए हैं। वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश पुलिस के 9 जवान शहीद हुए हैं। शहीद के परिजनों को आश्वस्त किया गया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से 26 करोड़ रुपए 122 शहीदों के परिजनों को दिए गए हैं। सीएम योगी ने बताया कि बिकरू कांड में शहीद पुलिसकर्मियों को 50 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए दिए गए। मनोबल बढ़ाने के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त को पुलिसकर्मियों को पदक दिए गए। महिला बटालियन के लिए 3687 पद सृजित किए गए हैं। मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। समारोह में सीएम ने उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को बेहतरी के लिए किए जाने वाले कामों को भी गिनाया। पुलिस महानिदेशकगण और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, आपसे जानकारी चाहेंगे। पुलिस स्मृति दिवस 2020 का आज आयोजन किया गया, क्या कुछ खास रहा कार्यक्रम में और सीएम योगी के भाषण की मुख्य बातें? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से आज पुलिस स्मृति दिवस में सीएम पहुंचे थे और वहां पर विशेष रूप से जो बिकरू कांड में शहीद हुए थे पुलिसकर्मी, उनका उन्होंने वर्णन किया, उनको श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही एक घोषणा करी कि 50 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ मुआवजा किया गया। बहुत कम पुलिसकर्मियों को इस बात की जानकारी थी क्योंकि बाद में मुआवजा बढ़ाया गया था। इसके साथ ही सीधे तौर पर 49,568 आरक्षियों की भर्ती शुरू करी गई है। 26 करोड़ 95 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार दे चुकी है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों व सेना में कार्यरत जो लोग हैं उनको भी प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ जो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे कानपुर कांड में, उनका 1 करोड़ का मुआवजा किया गया और पूरी सरकार उन पुलिसकर्मियों के परिवार के साथ में खड़ी है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। एक बात और उन्होंने कही कि जो भी अपराधी हैं उनमें पुलिस का खौफ पैदा हुआ है, या तो वो जेल में है या आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर मुठभेड़ में मारे गए हैं और कहीं ना कहीं पुलिस के साथ सरकार हर वक्त खड़ी है। एंटी रोमियो द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है यूपी में विशेष सुरक्षा बल का भी गठन किया गया है और कई ऐसी घोषणाएं हैं पुलिस विभाग के लिए जो आज मुख्यमंत्री ने करी है और साथ ही पुलिस जो शहीद पुलिसकर्मी है उनके परिवारों को आश्वस्त किया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। जी बिल्कुल, अब मैं आपसे जानकारी ये चाहूंगी पुनीत, जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी जो सरकार है और हमारी पुलिस जो है वो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उनके इस बयान को किस मायने में लिया जाए? क्या वाकई में हाल की जो घटनाएं हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में जो पुलिसकर्मी मौजूद है उत्तर प्रदेश में वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं? सीधे तौर पे मुख्यमंत्री पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ा रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो भी आज तक कार्यवाहियां हुई हैं उसका उन्होंने वर्णन किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 596 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करी गई है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करी जा रही है। तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो यूपी पुलिस को दी जाएंगी। इसके साथ ही अगर हम यूपी पुलिस के कार्यशैली पर बात करें तो धरातल पर अगर हम इसे देखते हैं तो कहीं ना कहीं कार्यशैली में कोई विशेष बदलाव नहीं नजर आता है। जिस तरीके से आए दिन रोजाना सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं एक ना एक वीडियो वायरल होते रहते हैं, नारी शक्ति को लेकर के सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन प्रतापगढ़ का कल हमने वो वीडियो देखा जिसमें एक दरोगा एक महिला को बुरी तरह पीट रहा है। लेकिन आज बात पुलिस स्मृति दिवस की थी, उन शहीद पुलिसकर्मियों की थी जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता दी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने उनके परिवार को धन्यवाद दिया है और उनको आश्वस्त किया है कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। साथ ही पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर कई घोषणाएं भी करी हैं। जी बिल्कुल, और उन्होंने जिस तरह से मुआवजे की बात कही है ये भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, वाकई में शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को उतनी मदद मिल पाती है जितना कि सरकार की तरफ से वादा किया जाता है? देखिए पल्लवी, सीधे तौर पर जो बड़े कांड होते हैं जिसमें पुलिसकर्मी शहीद होते हैं, जैसे बिकरू कांड था, इसमें 1 करोड़ रुपए मुआवजा किया गया, ऐसे मुआवजे तो सरकार की ओर से जल्द रिलीज कर दिए जाते हैं। लेकिन वो पुलिसकर्मी जो किसी दुर्घटना में एक्सीडेंट वगैरह में खत्म हो जाते हैं, ड्यूटी के दौरान जिनकी डेथ हो जाती है, ऐसे लोगों का मुआवजा आज भी कहीं ना कहीं विभाग में पेंडिंग है और परिवार चक्कर काट रहा है। अब सीधे तौर पर अगर कहीं ना कहीं शहीद पुलिसकर्मी है तो उस पूरा मान सम्मान उसको भी मिलना चाहिए और जल्द से जल्द उनका भी मुआवजा रिलीज किया जाए।
रहना चाहिए। कई ऐसे परिवार हैं जिनका आज विभाग के पास कहीं ना कहीं पैसा फंसा हुआ है और वो लगातार आर्थिक मदद के लिए विभाग का मुंह देख रहे हैं, विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, क्योंकि शहीद पुलिसकर्मी के बाद में अब उसका परिवार इस कदर टूट चुका है कि कहीं ना कहीं उनको पैसे की जरूरत है। लेकिन स्पीच अपनी जगह है, धरातल पर अगर हम देखते हैं तो सीधे तौर पर मुआवजे की कई पुलिसकर्मियों की रकम अभी भी विभाग के पास है। जी ठीक है, कोरोना काल में पुलिस कर्मियों के कामों का उल्लेख आज सीएम की तरफ से किया गया है। चूंकि आप फील्ड में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, क्या वाकई में कोरोना काल में पुलिस कर्मियों का काम उत्तर प्रदेश में सराहनीय रहा है? देखिए, लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस लॉकडाउन लगवाने में पूर्णतः सफल हुई है और जिस तरीके का सराहनीय कार्य, हालांकि कई जगह शिकायतें भी थी, लेकिन अगर हम उन शिकायतों को नजरअंदाज करते हैं तो कई जगह पुलिस का बेहतर कार्य रहा है। मजदूर जो पलायन कर रहे थे, कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों ने उनकी भी मदद करी है, चाहे वो पीआरबी से बैठा करके उनको गंतव्य स्थल तक छोड़ना हो या फिर उनको ट्रक इत्यादि में बैठाना हो। सीधे तौर पर एक इंसानियत के नाते जो बेहतर से बेहतर कार्य हो सकता था वो यूपी पुलिस ने किया है। कुछ जगह से शिकायतें आई थी कि पुलिस ने चालान किया, कुछ जगह से शिकायतें आई थी कि पुलिस बेवजह परेशान कर रही है, लेकिन अगर उन बातों को किनारे कर दें तो यूपी पुलिस ने पूरे लॉकडाउन के दौरान एक बेहतर काम किया है और जिसका सीधा सा असर देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो केसेस हैं उनमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, वरना 23 करोड़ आबादी वाले इस उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा पेशेंट निकलते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का जो कार्य है लॉकडाउन के दौरान वो सराहनीय है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो आज पुलिस स्मृति दिवस 2020 के मौके पर लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्तव्य निभाने के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करीब 7 महीने के इंतजार के बाद आज से महिलाओं के लिए मुंबई लोकल ट्रेन की सौगात शुरू हो चुकी है। ये ट्रेन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, फिर शाम 7 बजे से रात के आखिरी सफर तक सेवा दे सकेंगी। आज सुबह से ही महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया, जहां टिकट विंडो के पास लंबी कतार में महिलाएं टिकट लेती हुई नजर आईं। बोरीवली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले बोरीवली जीआरपी स्टाफ और स्टेशन के स्टाफ द्वारा महिलाओं की गहन चेकिंग करते हुए ये लोग नजर आए। इस मौके पर एएनबी न्यूज की टीम ने मौके का जायजा लिया और बोरीवली जीआरपी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भास्कर पवार से खास बातचीत की। महाराष्ट्र सरकार के अथक प्रयत्न के बाद करीब 4 दिन के बाद जो है मुंबई की लोकल जो है नवरात्रि के दौरान महिलाओं के लिए बहाल कर दी गई है। इस समय उपस्थित है मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर। आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है, तमाम तरह की चेकिंग की जा रही है। हालांकि क्यूआर कोड के लिए मनाही है, लेकिन जो लोग पहली बार यात्रा कर रहे हैं उनके हाथ में टिकट होना बेहद जरूरी है। वहीं लगातार जीआरपी ये अनाउंस कर रही है कि अपने घर से निकलने से पहले मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल की जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करना बेहद जरूरी होगा। उसको तहत देख पा रहे हैं कि मुंबई की यह लोकल जो है करीब 7 महीने बाद महिलाओं के लिए लगाई गई है। हालांकि बड़ी खुशी की बात है कि महिलाओं में एक अलग से खुशी देखी जा रही है, महिलाएं एक अलग से उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद जो है महिलाओं के लिए ट्रेन की सौगात दी गई है। ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। महिला पुलिसकर्मी बखूबी तैनात की गई है, भीड़ ना हो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नजर आया, वो तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हमारे साथ है, जानकारी देंगे, जीआरपी से हैं भास्कर पवार जी, वो जानकारी देंगे किस तरह से तमाम जो प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन किया जा रहा है और क्या कुछ करना है। भास्कर जी बताइए। महाराष्ट्र शासन ने महाराष्ट्र के सभी महिलाओं के लिए 11 बजे से लेके 3 बजे तक उनको ट्रैवलिंग का परमिशन दिया हुआ है। उसके बाद रात को शाम को 7 बजे से लास्ट गाड़ी तक उनको ट्रैवलिंग की परमिशन दिया है। उसकी वजह यही है कि जो पीक आवर का जो एसेंशियल सर्विस है इनको कोई बाधा न हो जाए, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। तो देख पा रहे हैं कि लगातार महिलाओं में एक उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि कुछ महिलाएं बोलने से जरूर रही हैं, लेकिन लगातार ये देखा था कि महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और लगातार अपने गंतव्य स्थान के लिए जाने के लिए मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही हैं। कैमरा पर्सन प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। तो आज से मुंबई लोकल ट्रेन की सेवाएं महिलाओं के लिए भी शुरू हो चुकी हैं और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोकल ट्रेन में आज महिलाएं सफर करती हुई नजर आई हैं। महिलाओं में खासा उत्साह है क्योंकि अब सहूलियत काफी महिलाओं को मिल जाएगी।
और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुरारी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं आज देखने को मिली है स्टेशन पर, क्योंकि महिलाओं के लिए लोकल ट्रेन में आने जाने की अब सुविधा दे दी गई है, तो किस तरह का माहौल और किस तरह की व्यवस्थाएं? देखिए, अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो पहले ही रेलवे ने महाराष्ट्र सरकार से समय लिया था कि जगह जगह स्टेशनों पर सैनिटाइज की मशीन बैठाई जाए, आने जाने वालों के लिए जो गेट है उसकी जो है व्यवस्था की जाए, और कोरोना को लेकर के जिस तरीके से महामारी फैलने का डर है उन तमाम गाइडलाइनों को सुनिश्चित किया जाए। और यही वजह थी कि रेलवे ने समय लिया और अब जाकर के महिलाओं के लिए जो है रेलवे में सफर करने की अनुमति दी गई है। दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच में लगभग कई ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें महिलाओं के लिए रोका गया है। जी बिल्कुल, और किस तरह से व्यवस्थाएं बनाते हुए आज नजर आए जीआरपी के कर्मचारी, क्योंकि देख रहे हैं हम तस्वीरों में कि काफी संख्या में आज महिलाएं पहुंची थी। तो एक जो सबसे जरूरी नियम है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, तो क्या आज इसका पालन होता हुआ नजर आया? देखिए, अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो मुंबई कर में पहले से ही इस बीमारी को लेकर काफी डर था। लगातार महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से नई गाइडलाइन जारी कर रही है, चेतावनी दे रही है, और ऐसे में जो रेलवे के कर्मचारी है तैनात है, जो वहां पर गार्ड है, वो लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, जरूरत ना हो तो घरों से बाहर न निकले, जरूरत रहे तो घरों से निकले। इस तरीके से अनाउंसमेंट भी रेलवे स्टेशनों पर किया जा रहा है। बहरहाल महिलाओं के लिए सेवा की गई है। देखना होगा कि 2 से 4 दिनों में किस तरीके के हालात बनते हैं, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। जी बिल्कुल, और ये भी देख पा रहे हैं हम कि आज तो स्टेशन पर काफी महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। क्या आने वाले दिनों में भी इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलेगी, या आने वाले दिनों के साथ साथ व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं ढीली होती जाएंगी और लापरवाही बरतनी शुरू हो जाएगी? क्योंकि अक्सर मामलों में ऐसा ही देखने को आता है कि 1-2 दिन अच्छे से नियमों का पालन होता है, उसके बाद खासी लापरवाही देखने को मिलती है। देखिए, कहना गलत नहीं है। मुंबई की बात करें, चाहे वेस्टर्न की लाइन हो, हार्वर्ड की लाइन हो, तो तीनों लाइनों पर जो है काफी गर्दी होती है, और गर्दी के बाद जब भीड़ होती है तो यही वजह है कि लगातार लोग जो है उसका नियम का पालन नहीं करते हैं। यही वजह है कि वहां पर तमाम उन जवानों को तैनात किया गया है ताकि जो लोग मास्क न पहने हो, टिकट न लिए हो और बगैर काम का वो ट्रेनों में सफर कर रहे हो, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए लगातार रेलवे प्रशासन भी चुस्त और दुरुस्त है, और लगातार स्टेशनों पर अपील भी की जा रही है। जी बिल्कुल, और त्योहारों के मद्देनजर क्या कुछ अलग से गाइडलाइन जारी की जाएगी मुरारी, क्योंकि त्योहार आने वाले हैं और ऐसे में भीड़ जो है वो ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावनाएं यहाँ नजर आ रही हैं? देखिए, अगर त्योहारों की बात करें तो माता रानी का स्थापना हुआ है। अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर गरबा और डांडिया खेलने के लिए लोग दूर दराज से आते थे, लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से गरबा को परमिशन नहीं मिला है, तो एक वजह यह भी है कि महिलाओं की भीड़ मुंबई के गोरेगांव की बात करें, मुंबई की बात करें, तो ऐसे तमाम जगहों पर वो भीड़ नहीं जमा होगी। अगर परमिशन गरबा डांडिया का होता, नवरात्रि में मंदिर खुले होते, तो कहना गलत नहीं होता कि रेलवे में जो महिलाओं की यात्रा की बात है वो काफी मुसीबत बढ़ा सकती थी। जी बिल्कुल, लोकल ट्रेन की सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं तमाम। हम देख सकते हैं कि उद्योग धंधे भी अब शुरू कर दिए गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से ये मसला उठाया जा सकता है कि धार्मिक स्थल क्यों नहीं खोले जा रहे मुरारी? लगातार जिस तरीके से मांग हो रही थी, और खास करके विपक्ष की बात करें तो उद्धव सरकार को वो हर मुद्दे पर घेर रही थी। जिस तरीके से लोकल में सफर करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने पहले बोरीवली फिर विरार रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था, मुख्यमंत्री भी लगातार मांग कर रहे थे कि नहीं, रेलवे इस मामले में गंभीरता ले, पत्र लिखने के 3 दिन के बाद ही सही, लेकिन रेलवे ने इस मामले में गंभीरता लिया है और महिलाओं को विरार से लेके चर्च गेट और सीएसटी से लेकर कल्याण रेलवे स्टेशन के लिए लगभग 200 ट्रेनें लोकल की प्रतिदिन चलाई जाएंगी। देखना होगा कि यात्रा करने वाली जो महिलाएं हैं वो इस नई गाइडलाइन का कितना पालन करती है, चाहे मास्क हो, सैनिटाइज हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, ऐसे तमाम चीजों के कितने पहलू उतर पाते हैं, कितने लोग
पालन कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो महाराष्ट्र की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में अब मुंबई लोकल ट्रेन में अब महिलाओं को जाने की अनुमति मिल गई है और आज से खासी भीड़ भी महिलाओं के स्टेशन पर देखने को मिली। आज तो व्यवस्थाएं सही रही, आने वाले दिनों में किस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं ये देखने वाली बात होगी। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।